नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन का की तीसरी कक्षा। और तीसरी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना। इसकी संकल्पना पढ़ेंगे अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। अब विद्यार्थियों, जो ये संकल्पना है ये प्रोटॉन आधारित है। किस पर आधारित है? प्रोटॉन पर। किस पर आधारित है? प्रोटॉन पर। और पिछली जो संकल्पना थी आरएनएस की संकल्पना, वो किस पर आधारित थी? वो थी H+ व OH- आयन पर आधारित थी। अब मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर दो वैज्ञानिक हैं, दो रसायनज्ञ हैं, एक जॉनसन ब्रांस्टेड लोरी रसायनज्ञ और दूसरा एक था जॉनसन ब्रांस्टेड व दूसरा था वो था थॉमस एम लोरी। कौन था? थॉमस एम लोरी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या दी थी? दोनों रसायनज्ञों ने अम्ल और सार की परिभाषा दी थी, अम्ल और सार को परिभाषित किया था। इनके अनुसार इनके अनुसार इनके अनुसार वे यौगिक जो प्रोटॉन दाता होंगे वो तो अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यानी जो यौगिक प्रोटॉन त्यागेंगे, प्रोटॉन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अम्ल। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और जो यौगिक प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, प्रोटॉन ग्राही होंगे, वे सार कहलाएंगे। ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है। यानी जो प्रोटॉन देंगे, जो प्रोटॉन दाता होंगे, जो प्रोटॉन का त्याग करेंगे, वो तो अम्ल कहलाएंगे ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार। और जो यौगिक क्या करेंगे? प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, प्रोटॉन ग्राही होंगे या प्रोटॉन को स्वीकार करेंगे, वो यौगिक इनके अनुसार क्या कहलाएगा? इनके अनुसार कहलाएगा सार। क्या कहलाएगा? सार। अब मैं जैसे एक बात करूं, जैसे ये कोई ए अम्ल है और इसके पास ये H प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। और बी कोई क्या है? सार। ये हो गया अम्ल और ये हो गया सार। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होगी तो ये अम्ल है, ये प्रोटॉन त्याग देगा। अम्ल क्या करेगा? प्रोटॉन त्याग देगा, केवल अकेला बचेगा। और सार जो होगा वो प्रोटॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। वो प्रोटॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। जो यहाँ पर जो प्रोटॉन छोड़ा जा रहा है उस प्रोटॉन को ये सार क्या करेगा? ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ पर एक अम्ल और सार संयुग्मी संकल्पना भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है, जो ये अम्ल है, जो प्रोटॉन दे चुका है, इसको हम कहेंगे संयुग्मी सार। इसको हम क्या कहेंगे? संयुग्मी सार कहेंगे। और जो सार है, जो प्रोटॉन ग्रहण कर चुका है, इसको हम संयुग्मी अम्ल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? संयुग्मी अम्ल कहेंगे। तो इस संकल्पना को संयुग्मी सार अम्ल भी कहते हैं। ये बात भी अपने दिमाग में रखनी है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अपन बात करें H2O प्लस NH3 अमोनिया। अब इस रिएक्शन में आप देखिए क्या होगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो ये जल है ये प्रोटॉन त्यागेगा और ये प्रोटॉन त्याग करके क्या बढ़ा देगा? NH4 प्लस अमोनियम बढ़ा लेगा और पीछे क्या बच जाएगा?
OH माइनस बच जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा यहाँ OH माइनस। तो यानी कि ये जो है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन त्याग रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। और ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, NH3 जो है ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। ये प्रोटॉन ग्राही है और ये यहां से प्रोटॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, छोड़ रहा है। तो ये प्रोटॉन दाता है। ये क्या है, प्रोटॉन दाता है। और ये प्रोटॉन दाता होने के कारण जो H2 है यहां पर ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और NH3 है ये प्रोटॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण यहाँ ये क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। और यह याद ये रखना है, ये प्रोटॉन जो ग्राही होता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है और ये सयुग्मी प्रोटॉन ग्रहण करके सयुग्मी अम्ल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, सयुग्मी अम्ल का निर्माण कर लेता है। और ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन त्याग रहा है, प्रोटॉन त्याग रहा है और प्रोटॉन त्याग करके सयुग्मी सार का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, सयुग्मी सार का निर्माण कर लेता है। ये बात है याद रखना। लेकिन यहां पर मैं प्रोटॉन किसको कह रहा हूं ये भी बात आपको समझा देता हूं। और यहां पर मैं जो प्रोटॉन कह रहा हूं वो H+ को कह रहा हूं। किसको कह रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने कहा इस NH3 के साथ प्रोटॉन आया मतलब NH4। NH4 कब हुआ, जब इसके साथ एक H+ आया। क्या आया, H+। और मैं इस H+ को ही प्रोटॉन क्यों कहता हूं, इसका कारण आप ध्यान से सुनिए। अब देखो, जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है 1 और प्रोटॉन भी कितना होता है 1, और इसके पास जो न्यूट्रॉन है वो होते हैं 0। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। और जब ये H+ बनता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। और जब इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है तब इसके पास E कितने बचते हैं, 0। और प्रोटॉन कितने हैं, 1 था वो 1 ही पड़ा है और न्यूट्रॉन तो पहले ही कितना था, 0। मतलब इसके पास प्रोटॉन 1 ही बचता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो H+ है इसको क्या कह रहा हूं, प्रोटॉन कह रहा हूं। और आप यहाँ देख सकते हैं इसके साथ क्या आ रहा है, H+ ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर NH4 बन रहा है। और इसी तरह एक और एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, समझना है। ये आप नोट कर ले सकते हैं और आप इसे आराम से समझ भी सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए HCl, ये HCl है प्लस H2O। और इस एग्जांपल में आप देखिए जो ये HCl है ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन छोड़ देगा। क्या कर देगा, एक प्रोटॉन छोड़ देगा। और प्रोटॉन छोड़ने के कारण ये केवल Cl- बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। और यहां से H जो ये है ये प्लस के साथ किसके साथ आ जाएगा, इस जल के साथ आ जाएगा और H3O+ बन जाएगा। और मैं यहाँ बार बार कह रहा हूं H+ आ रहा है, प्रोटॉन का मतलब क्या आ रहा है, H+। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन दाता है, HCl क्या है, प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन दे रहा है इसलिए ये अम्ल है। और ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर लेता है। प्रोटॉन ग्राही है और प्रोटॉन ग्राही होने के कारण इसको मैं क्या कहूंगा, सार कहूंगा। क्यों, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आगे इसने क्या किया है, इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ इसने क्या किया है, एक प्रोटॉन ग्रहण किया है और इसने यहाँ से क्या किया है, प्रोटॉन का त्याग किया है, प्रोटॉन को छोड़ा है। इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, अम्ल कह रहा हूं और इसको क्या कह रहा हूं, सार कह रहा हूं। और जो यौगिक प्रोटॉन ग्राही होते हैं, जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं वो सार होंगे ब्रांचेड लोरी संकल्पना के अनुसार। और जो यौगिक प्रोटॉन को छोड़ेंगे, प्रोटॉन को त्यागेंगे, वो क्या होंगे, वो इस ब्रांचेड लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल होंगे। क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है और आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। अब कुछ ऐसे यौगिक है और कुछ ऐसे अम्ल और सार है वो अप्रोटिक है। अप्रोटिक का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, उनमें प्रोटॉन नहीं है। और तो प्रोटॉन नहीं होने के कारण हम उन्हें इस ब्रांचेड लोरी संकल्पना से नहीं समझ सकते। तो उनको समझने के लिए एक और वैज्ञानिक आया था, लुईस। और लुईस ने अम्ल और सार को
परिभाषित किया था और उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया था। तो अपन अभी अम्ल और सार की संकल्पना जो है वो लुईस की संकल्पना को पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? अम्ल 3 नंबर संकल्पना पढ़ने जा रहे हैं। अम्ल व सार की लुईस संकल्पना। कौन सी संकल्पना? लुईस संकल्पना। और ये लुईस संकल्पना क्या कहती है? लुईस संकल्पना या थ्योरी जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसे अम्ल कहेंगे। युग्म हो, युग्म का मतलब है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या है? जोड़ा, पेयर, यानी कोई पेयर यानी युग्म ग्रहण करेगा वो तो अम्ल कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म छोड़ेगा, त्यागेगा, वो क्या कहलाएगा? वो यहां पर सार कहलाएगा। समझ में आ गई आप? मैं तीनों को तुलनात्मक भी आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप इसको पुनः समझ लें। यानी इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। समझ गए? यानी इलेक्ट्रॉन युग्म जो क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो तो लुईस के अनुसार अम्ल कहलाएगा। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेगा वो सार कहलाएंगे। समझ में आ गई? यानी इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ी, और युग्म कैसे, जोड़ी कैसे, आप एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं BF3 की। किसकी बात करूं? BF3। मैं आपको BF3 की थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझाता हूं। जैसे ये है बोरॉन, और मैं आपको बता दूं BF3 की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? BF3। तो यानी F3 है, ये भी F, और एक ये 3 F। अब आप ध्यान से सुनिए। F मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन के जो बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 27। ये 9 नंबर पे आने के कारण इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। और इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। और ध्यान रहे मैं केवल बायतम कोष की बात कर रहा हूं, आंतरिक इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शा रहा हूं, केवल बायतम कोष के इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूं। इसी प्रकार इस फ्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्रॉस के जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के हैं। और बोरॉन है, बोरॉन 5 नंबर पे आती है, और 5 नंबर पे बोरॉन आने के कारण इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन दर्शा देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3। जो बिंदु में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? वो इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के। अब मैं फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण करता हूं। ये आप देख सकते हैं फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि फ्लोरीन को केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, और ये एक इलेक्ट्रॉन कौन साझा कर रहा है इसके साथ? बोरॉन कर रहा है। इसी प्रकार यहां भी आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, और एक इलेक्ट्रॉन कौन साझा कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है बोरॉन। कौन कर रहा है? बोरॉन साझा कर रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जो बोरॉन है इसकी अपन कक्षा को जब भाई सहसंयोजक हो या उपसंयोजक में तो यही तो नियम है, जितने इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करेगा वापस वही उसको उतने इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसने बोरॉन को 1 दिया है, तो बोरॉन फ्लोरीन से कितना लेगा? 1 ही लेगा, और 1 इससे ले लेगा, और 1 इससे ले लेगा, और 1 इससे। आप यहां देख सकते हैं बोरॉन के कोष्टक में इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ए और अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है, अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसको क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है,
इसे इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, जरूरत है। कम से कम एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है, जरूरत है। इसका अष्टक अपूर्ण है, इसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है। अगर अष्टक अपूर्ण होता है तो वो यौगिक या पदार्थ भी लुईस अम्ल कहलाएंगे। इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इसको एक जोड़े की क्या है, जरूरत है। अब अपन इसके अलावा आगे मैं अगले की बात करूं, जैसे मैं बात कर लूं अमोनिया की, NH3, ये H, ये H और ये H, ये NH3 है। अब NH3 में क्या होता है आपको पता ही है, इसके पास कितने होंगे, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक दर्शाती है। और जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं। कितने होते हैं, 5, 2, 5। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने होंगे, 5। एक ये पड़ा, एक ये और ये दो। अब आप देखो, और देखो जो हाइड्रोजन होता है उसको पहली कक्षा पूर्ण करनी होती है, और पहली कक्षा पूर्ण करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक ही होती है, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसलिए इसको कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 1। और इसको भी कितनी होती है, 1। इसी प्रकार हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इससे एक दिया, एक ही ले सकता है, इसके पास है ही एक, तो एक ही लेगी। इस प्रकार अब आप नाइट्रोजन के देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 अष्टक तो पूर्ण हो चुका है, अपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो किसी से साझेदारी नहीं कर रहे। एक युग्म इसके पास फ्री पड़ा है, क्या पड़ा है, फ्री युग्म होने के कारण ये युग्म ये किसको दे देगा, ये इस BF3 को दे देगा। किसको दे देगा, 3 को दे देगा। यानी BF3 इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। BF3 इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए BF3 क्या कहलाएगा, यहाँ पर BF3 यहाँ पर विद्यार्थियों अम्ल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि लुईस की संकल्पना क्या कहती है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म पैर को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, वो अम्ल कहलाएंगे। और ये NH3 अमोनिया यहाँ पर क्या कर रही है, अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रही है। और इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए यहाँ पर ये किसका काम करेगी, सार का काम करेगी। अब जैसे कि मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं, जैसे ये BF3 प्लस NH3 ये इसके पास पेयर है। पेयर का मतलब है ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री है, जो इसके किसी भी अष्टक पूर्ण में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, साझेदारी नहीं कर रहे हैं। और जब इसकी रिएक्शन होगी तब क्या हो जाएगी, BF3 की और ऐसे तीर हो जाएगा। ऐसे तीर होने का मतलब है ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे दे रहा है, BF3 को दे रहा है। कौन दे रहा है, NH3 दे रहा है। कौन दे रहा है, NH3। तो ये तो हो गया लुईस अम्ल, और ये हो गई लुईस सार हो गई। और लुईस अम्ल ये किस लिए हुआ, और ये लुईस सार किस लिए हुआ, ये आप को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसी प्रकार अगर अपना और लुईस अम्लों की बात करें, किसकी बात करें, लुईस अम्ल की बात करें, तो और कौन कौन से लुईस अम्ल हो सकते हैं। एक तो जिनका अष्टक क्या हो, अष्टक अपूर्ण हो, अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो। और या जो पहले से ही धनावेशित हो, जो पहले से क्या हो, धनावेशित हो, उनको अपन क्या कहेंगे, लुईस अम्ल धनावेशित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लुईस अम्ल कहेंगे। जैसे कि अपन ने जैसे बात कर लूं मैं आपको AlCl3, इसको भी आप उस हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होगी, कमी होगी, इसका अष्टक अपूर्ण होगा, इसलिए ये लुईस अम्ल का काम करेगी। या मैं इसको बात कर लें Na+, ये प्लस है, इसलिए लुईस अम्ल का काम करेगा। और मैं बात कर लूं जैसे Ca+2, ये भी क्या करेगा, ये भी लुईस अम्ल की भांति काम करेगा। तो आपको 2 लुईस अम्ल के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, तो आप AlCl3 कह सकते हैं, BF3 कह सकते हैं, Na+ कह सकते हैं, Ca+ कह सकते हैं। तो ये है लुईस अम्ल, ये क्या है, लुईस अम्ल। अब विद्यार्थियों एक बात ध्यान दें, तो लुईस सार किसे कहेंगे, लुईस सार का मतलब है जो क्या हो, पहले से ही ऋणावेशित हो, क्या हो, ऋणावेशित हो, जो पहले से क्या हो, ऋणावेशित हो, उसको आप क्या कह सकते हैं,
उसको आप कह सकते हैं लुईस सार। क्या कह सकते हैं? लुईस सार। जैसे आप इसको NH3, इसके पास लोन पेयर पड़ा है, इसको आप लुईस सार कह सकते हैं। हाँ, जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो, जो किसी में भागीदारी नहीं कर रहा हो, तो उसको भी आप लुईस सार कह सकते हैं। या H2O, इसमें भी 2 युग्म जोड़े रहते हैं, इसके पास 3, जो भाग नहीं लेते। जैसे मैंने ऐसे समझाया, इसी प्रकार आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कैसे। अब देखो आप, मैं थोड़ा सा मिटा करके आपको समझा देता हूं कि H2O में किस प्रकार 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री रहते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जैसे H2O ये हो गया, ये H2, ये H2। अब आपको पता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 8 नंबर पे आता है 26। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये किसने पूरा कर लिया? ये पूरा कर लिया हाइड्रोजन ने। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के देख सकते हैं 2 ऐसे जोड़े हैं जो किसी में भी साझेदारी नहीं कर रहे। 2 जोड़े इसके पास क्या पड़े हैं? फ्री पड़े हैं। तो मैंने यहाँ 2 जोड़े ही तो दर्शाए हैं। 2 जोड़े फ्री होने के कारण ये किसका काम करेगी? ये लुईस अम्ल का काम करेगी। किसका काम करेगी? लुईस अम्ल का। या Cl माइनस, ये भी लुईस अम्ल का जो ऋणावेशित होंगे, या OH माइनस, ये भी क्या होंगे? ये भी लुईस सार होंगे। तो ये तो थे लुईस सार, ये है लुईस अम्ल। इसकी परिभाषा और कौन कौन से लुईस अम्ल है, लुईस सार कौन कौन से हैं, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। और भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो आपको और अच्छी तरीके से समझा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।